है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। झारखंड सरकार ने पेश किया 91,277 करोड़ रुपए का बजट। सीएम ने कहा मील का पत्थर, विपक्ष ने बताया लक्ष्यहीन। बजट के बाद रिलैक्स मूड में दिखे सीएम। प्रोजेक्ट भवन में के गार्डन में न्यूज 11 भारत के साथ बिताए फुर्सत के पल। लाइट मूड में साझा की बजट की बातें। बड़कागांव में एनटीपीसी अधिकारियों, पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। कन्वेयर बेल्ट लगाने पर विवाद। बिना नोटिस रैयतों को जमीन खाली करने का आदेश। धनबाद में साइबर अपराधियों ने मुनिटी डीएवी स्कूल प्रबंधन को दी धमकी। ऑफिशियल मेल को हैक करने की धमकी। 1 लाख रुपए की मांगी फिरौती। झरिया में अग्नि प्रभावित इलाके के लोगों को बसाने की योजना पर काम तेज। जिला प्रशासन, जेआरडीए अधिकारी और प्रभावित इलाकों के लोगों के बीच जनसंवाद। और कोरोना रिटर्न को लेकर धनबाद अलर्ट। बाहर से आने वाले यात्रियों की होगी कोविड जांच। रेलवे और जिला प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। कोलांचल की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज झारखंड का बजट पेश किया। 91,277 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया। झारखंड के विकास दर में गिरावट का अनुमान 9.5% विकास दर होने का अनुमान लगाया गया है इस बजट में। और कोरोना के कारण विकास दर में गिरावट की बात कही गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का खासा फोकस इस बजट पर रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18,653 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो वहीं राजस्व व्यय के लिए 75,755 करोड़ का प्रावधान है। पूंजीगत व्यय के लिए 15,521 करोड़ का प्रावधान, जबकि सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 26,734 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33,625 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917 करोड़ का प्रावधान, जबकि SC/ST के छात्रों को बेहतर शिक्षा पर फोकस किया गया है। 10 छात्रों को छात्रवृत्ति के जरिए विदेशों में पढ़ने का भी मौका दिया जाएगा। वहीं किसानों को कृषि ऋण की भी माफी की सौगात मिली है। इस योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित हैं। 10,200 करोड़ के राजकोषीय घाटे का इस बजट में अनुमान लगाया गया है। और चलिए आपको समझाते हैं कि कृषि के क्षेत्र में बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो किस तरह से काम करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ है इसमें खास। 303 करोड़ का कर्ज भारों के मोचन के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही 1,200 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी का प्रावधान इस बजट में है। वहीं बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। किसान समृद्धि योजना के लिए भी 45 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन और जल संसाधन विभाग को भी लगभग 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आइए आपको दिखाते हैं बजट में शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, आसान शब्दों में इसे समझिए किस तरह बजट में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं।
पढ़ना लिखना योजना की शुरुआत की गई है। मरानगोम के छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 10 छात्रों को विदेशों में पढ़ने का मौका मिलेगा। छात्रवृत्ति के जरिए 10 ST छात्र होंगे जिनका चयन होगा। विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 500 प्रारंभिक विद्यालयों को प्रेरक गुणवत्ता के तहत जोड़ा जाएगा। पढ़ना लिखना योजना की भी शुरुआत की जाएगी। इस बजट में ग्रामीण विकास और पथ निर्माण के लिए क्या प्रावधान है, वो भी देखते हैं। झारखंड विधानसभा के पेश किए गए बजट पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शारंगी ने कहा कि राज्य सरकार अपने घोषणा पत्र से पूरी तरह यू टर्न ले लिया है। पेश किए गए बजट से साफ पता चलता है कि राज्य सरकार ने जो वायदे किए थे, इनका एक भी वायदा बजट की कार्य योजना पर नहीं दिखता। इनके घोषणा पत्र से इन लोगों ने यू टर्न लिया, चाहे वो 5 लाख नौकरियों की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, छठी JPSC का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग में जो अनुबंध कर्मी हैं, अन्य विभागों में जो अनुबंध कर्मी हैं, उनके नौकरियों को स्थायी करने की बात हो। हर विषय पर जिस तरह से यू टर्न लिया गया, ये बजट का अभिभाषण भी उसी का परिलक्षण है। और आप देखिए जितने वादे इन लोगों ने किए थे, किसी एक भी वादे पर कोई कार्य योजना इस बजट में नहीं दिखती है और ना ही बजट एलोकेशन दिखता है। इसलिए पूरे तौर पर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करके जो सरकार बनी है, उसकी जो कार्यशैली है वही इस बजट के भाषण में भी दिखती है। और माफी मांगनी चाहिए राज्य सरकार को इस तरह के बजट को पेश कर राज्य की जनता के साथ छलावा। कोरोना को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने केरल, महाराष्ट्र से आने वाले पैसेंजरों की कोविड जांच करवाने का फैसला किया है। उपायुक्त के निर्देश पर 4 मार्च से धनबाद LAP, मुंबई मेल और कोल्हापुर से आने वाली दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के यात्रियों का स्टेशन पर ही कोविड जांच की जाएगी, जिसे लेकर रेलवे और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो अन्य राज्यों में बढ़ने की संभावना, कोविड-19 का बढ़ोतरी की जो संभावना हुई है, तो केरल और महाराष्ट्र में उसको वहाँ से जो भी ट्रेन हमारे धनबाद में आएगी, और विशेष करके 3 ट्रेन है आपका LAP, हावड़ा छत्रपति और दीक्षा भूमि, तीनों की यात्री को 100% जो है यहाँ पे धनबाद रेलवे स्टेशन पर उसका कोविड-19 का टेस्टिंग की व्यवस्था। 1 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लिया, जिसके बाद लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ गई है, जिसका असर धनबाद में देखने को मिल रहा है। वहीं सदर अस्पताल में बुजुर्गों ने टीका लिया। देखिए रिपोर्ट। ये धनबाद का सदर अस्पताल है, जहां पहुंचे बुजुर्ग कोई इलाज कराने नहीं, बल्कि कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए लाइन में बैठे हैं। लोगों में टीकाकरण के लिए उत्सुकता इतनी है कि बगैर लाइन के अगर कोई टीका के लिए आगे चला जाता है तो फिर लोग हो हल्ला करने लगते हैं। ये एक अच्छा संकेत है, जो दर्शाता है कि जिले में बुजुर्ग टीके को लेकर कितनी जागरूकता आ गई है। वहीं जहां एक और डॉक्टर इसे स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छा संकेत मानते हैं, तो वैक्सीन लेने आए लोगों को आग्रह भी किया जाता है कि थोड़ा संयम बरतें। देखिए, कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं है। जो भी हमारे सीनियर सिटीजन आएंगे उनको आदरपूर्वक हम लोग सबको टीका लगवाएंगे। अभी प्रॉब्लम हमारे समस्या जो है पोर्टल को लेकर है। पोर्टल काम करते करते बीच में बंद कर दे रहा है, तो उससे थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो जाए। लोग सुबह से आए हुए हैं और सीनियर सिटीजन है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जा रहे हैं। देखिए, अभी जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिकली किया है और जो आयु वर्ग को उसमें स्थापित किया गया कि 45 से 59 साल वालों के लिए और फिर 60 से ऊपर वालों के लिए, तो 45 से 59 साल वालों के बीच कॉमोर्बिडिटीज़ का उसमें दिया गया कि जिनको कुछ बीमारी है वो उसके कागज़ लेके आएँ
और उसको अपलोड करके हम लोग वैक्सीन देंगे और 60 साल के वालों को डायरेक्ट देना है। तो भीड़ ऑब्वियसली कि भीड़ बढ़ेगी ही। वैक्सीन लगाने पहुंचे लोगों की माने तो जब देश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने टीका लगवा लिया है तो आम लोगों को भी बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए, जिससे खुद तो कोरोना से बचा ही जा सके, साथ ही आसपास और देश में फैल रहे कोरोना से बचाव भी होगा। हम तो खैर पहले से भी नहीं डरते थे, आज तो आप तो बिल्कुल डरने लग। जब हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर, जब सभी लोग बड़े बड़े जो जब लोग ले रहे हैं तो हम लोग तो अब कोई भय ही नहीं। लेने के बाद अभी तो भीड़ भाड़ चल ही रहा है, कभी ना कभी 2-3 घंटा सबके लिए बचत करके ही यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अपना सेविंग के लिए सबको अपना सेफ्टी के लिए आया हुआ है, ताकि अपना परिवार के लिए भी ठीक है, बाहर सोसाइटी के लिए भी ठीक है। कोरोना की भयावहता अब संभवतः लोगों को समझ में आने लगी है और 1 तारीख को अपने जो शेड्यूल के अनुसार प्रधानमंत्री के द्वारा वैक्सीन लेकर सार्वजनिक रूप से यह बताया गया कि यह कितना जरूरी है, उसका असर धनबाद में भी देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन इस सदर अस्पताल में मैं खड़ा हूं और यहाँ की बात कर लें तो प्रतिदिन यहाँ लोगों का रुझान बढ़ रहा है इस टीका के प्रति और अब लोग तो इस तरह की स्थिति पहुँच गई है कि पहले हम में टीका के लिए आ रहे हैं। जरूरी भी है, जागरूकता बढ़ी है और इसको पूरी तरह से मात देना है तो अब हमको वैक्सीन ही लगाना होगा और धनबाद की जनता इस बात को समझ चुकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ। बड़कागांव में बड़का छपा गांव में एनटीपीसी की ओर से कन्वेयर बेल्ट बिछाने को लेकर ग्रामीण और एनटीपीसी के अधिकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी भी तरह के नोटिस और मुआवजा पूरा किए एनटीपीसी ने अपने पावर का इस्तेमाल कर इन लोगों के मकान और जमीन को कब्जाने का प्रयास किया है। अचानक एनटीपीसी के पदाधिकारी और पुलिस के जवान जेसीबी मशीन के साथ वहां पहुंचते हैं और ये देखकर ग्रामीण हैरत में पड़ जाते हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों को वहां से हटने को कहा और कई घरों को जमींदोज कर दिया। ऐसा होता देख ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो कई लोगों को पीटा गया है। अभी तक कई रैयतों को मुआवजा नहीं मिला है। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज के प्रिंसिपल के निलंबन के विरोध में जेएमएम छात्र मोर्चा की जिला इकाई और छात्रों ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी का घेराव किया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने वार्ता में प्रिंसिपल ने बताया कि वित्तीय अनियमितता के बाद कार्रवाई करने की प्रिंसिपल पर बात कही। गिरिडीह के गांधीनगर में कुएं से एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। शव देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया है। क्रिकेट खेल रहे बच्चे ने शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह के गांधीनगर में कुएं से एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। शव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया है। क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने शव को देखा। और अब दूसरी खबर आपको बता दें कि हजारीबाग सदर विधानसभा के बाद बड़कागांव विधानसभा में केरोसिन ब्लास्ट की अब घटना घटी है, जिसमें बड़कागांव सूर्य मंदिर के पास प्रीति सोनी बुरी तरह झुलस गया। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल जाना और बेहतर चिकित्सा का निर्देश चिकित्सकों को दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
निरसा में स्थापित एमपीएल अपने स्थापना काल से ही विवादों के साए में चल रहा है। एमपीएल में विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू हुए लगभग 10 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी एमपीएल और यहां के रैयत विस्थापितों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। सैकड़ों विस्थापित एमपीएल के मुख्य गेट पर जाम कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से झरिया के अग्नि प्रभावित इलाके में रहने वाले लोगों को बेलगड़िया टाउनशिप में बसाए जाने की योजना को लेकर काम चल रहा है और इसे लेकर झरिया जीएल गोरा गेस्ट हाउस में जिला प्रशासन, जेआरडी अधिकारी और अग्नि प्रभावित इलाके में रह रहे लोगों के बीच जन संवाद कार्यक्रम किया गया। जन संवाद कार्यक्रम को स्थानीय लोगों ने इसमें मजाक उड़ा दिया। उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बेलगड़िया में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। टाउनशिप में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। आजसू पार्टी गिरिडीह में जिले में सदस्यता अभियान चला रही और सदस्यता अभियान की शुरुआत परिसदन भवन में आयोजित एक कार्यक्रम से हुई। इस मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के अलावा केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचना पार्टी का लक्ष्य है। फिलहाल 4000 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। परिसर में पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान का शुरुआत किया गया है। पूरे राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य बनाया जाएगा। यह पार्टी का टारगेट है और उसी को लेकर आज गिरिडीह जिला में वहाँ के सभी पदाधिकारी और वार्ड के पदाधिकारी हमारे उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों को एक टारगेट दिया गया है कि निश्चित समय पर पार्टी के सक्रिय सदस्य। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से हाथियों के झुंड ने तांडव मचा रखा है। इस झुंड ने पहले दामोदर नदी के किनारे बसे इलाके की फसलों को रौंद डाला। फसलों के साथ वे आम इंसानों पर भी अब हमला कर रहे हैं। एक दिन पहले ही इस झुंड ने गड़गी गांव में करीब ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों पर धावा बोल दिया। इन्होंने रात में सो रहे एक मजदूर को कुचलकर मार डाला। किसी तरह से 2 जान बचाकर भागने में सफल रहे। और धनबाद से अगली खबर है, जहां साइबर अपराधियों ने मोनीजी डीएवी स्कूल प्रबंधन को धमकी दी है। ऑफिशियल मेल को हैक करने की धमकी दी। अपराधियों ने मेल के माध्यम से 28 फरवरी को धमकी दी है। स्कूल की इज्जत बचाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग भी की है और नहीं देने पर यू आर फिनिश्ड की धमकी दी गई है। डीएवी स्कूल प्रबंधक एमपी सिंह ने इसकी लिखित शिकायत मोनीजी ओपी में की है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। गिरिडीह के सरिया निवासी श्याम शर्मा के गुमशुदा बेटे वंश को सरिया पुलिस ने 12 घंटे में ही ढूंढ निकाला है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता सरिया थाने में आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि श्याम सरिया के झंडा चौक के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे के लापता होने की प्राथमिकी 24 घंटे पहले ही दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 12 घंटे के अंदर रांची से बच्चे को ढूंढ निकाला। 1 मार्च को 2:30 बजे घर से ट्यूशन पढ़ने निकले थे, लेकिन उसके बाद गायब थे। तो इनके द्वारा 2 मार्च को आवेदन दिया गया थाना में 4:30 बजे। उसके बाद उस आवेदन को गंभीरता से सरिया पुलिस ने लिया और थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हर पहलू पे जांच किया गया। जांच के क्रम में कुछ स्रोत से इंफॉर्मेशन मिली कि इनको रांची में देखा गया है। तो एक टीम गई और वहाँ पे रेलवे से लाइन अप करके इनकी बोकारो जिले में ज्वलनशील छाई में धंसकर एक महिला झुलस गई है। सीता देवी के पति ने इंडस्ट्रियल एरिया के 4 प्रबंधकों के खिलाफ
प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीता देवी फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही हैं। जिले के औद्योगिक क्षेत्र माने जाने वाले बियाडा के अंतर्गत संचालित फैक्ट्रियों के ज्वलनशील छाई में धंसकर 28 फरवरी को 80% झुलस गई थी। झुलसने के बाद उसे चास के मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीता के पति साहेब राम माझी ने बताया कि वो 2 अन्य महिलाओं के साथ अपनी गाय खोजने गई थी। इसी क्रम में मंझला डी के टुंगरी एरिया में पहुंची तो उसके पैर में छाई में कमर तक धंस गई वो, और साथ में आई महिलाओं ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो निकाल नहीं पाई। आखिरकार उन्होंने शोर मचाया और किसी तरह से महिला को निकाला जा सका। बागमारा में बीसीसीएल एरिया 1 और ब्लॉक 2 पर प्रबंधन ने कोयला लोडिंग डंप में फ्लोडर लोडिंग के आदेश पर मजदूरों ने आपत्ति जताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। महागठबंधन समर्थित दलों के नेताओं और स्थानीय कोयला लोडिंग मजदूरों ने प्रबंधक के इस फरमान को तुगलकी फरमान बताते हुए आगे आंदोलन तेज करने की बात कही। प्रबंधन ने जो बेतुका फरमान जारी किया हुआ है पेलोडर लोडिंग का, ये सारा के बैनर तले एक आंदोलन भी किया जाएगा अगर प्रबंधन नींद से नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर जगह आपका मैनुअल लोडिंग हो रहा है, इसका विरोध करते। शराब तस्कर इन दिनों पुलिस की छापेमारी के डर से जंगलों में अवैध विदेशी शराब को छुपा रहे हैं। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के अहरी जंगल में भी भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब छुपाए गए थे, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बरामद किया गया। इसके साथ ही कोलांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। सच है तो दिखेगा।